स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का 3rd चैप्टर रेशों से वस्त्र तक। रेशे या तंतु एक ही बात है। तंतु से वस्त्र तक जो चैप्टर का नाम था हिंदी में वो 6th क्लास में था और अब है रेशों से वस्त्र तक। तो इसमें आप पजल मत होइएगा, दोनों एक ही बात है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेशम के कीड़े से रेशम कैसे बनाया जाता है, फिर उससे वस्त्र कैसे बनते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वूल कैसे बनती है, ऊन कैसे बनाई जाती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तंतु से वस्त्र तक। हम जरा सा ब्रीफ कर लेते हैं इसके अंदर। हमें पता है ये जो फ़ोटो है, आप इस फ़ोटो को देखिए, ये क्या है, ऊन है। फिर उसके बाद ये फर वाला है कपड़ा। उसके बाद ये क्रोशिये से बना हुआ कोई कपड़ा है। फिर ये सिल्क जैसा कपड़ा। ये किससे बनते हैं? इनका जो उद्गम स्थान होता है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट होता है, सबसे पहले रेशे बनाए जाते हैं। वो जो रेशे हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये हम जरा सा ब्रीफ कर रहे हैं। संश्लिष्ट रेशे और दूसरा होता है प्राकृतिक रेशे, जो हमने कल पढ़े थे। तो संश्लिष्ट रेशों की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लिष्ट रेशे कहा जाता है। उसके अंदर आ जाते हैं पॉलिस्टर और नाइलॉन। फिर प्राकृतिक रेशों की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पादप यानी पौधों से प्राप्त होने वाले, दूसरे होते हैं जांतव यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले। पौधों से प्राप्त होने वाले में आ जाते हैं रुई और जूट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। अब हम पढ़ेंगे 7th क्लास में जांतव से, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो भी हमें रेशे हैं, जैसे ऊन और रेशम, वो मिलते हैं। तो रेशम के बारे में हमने पढ़ लिया, रेशम के कीड़े से मिलता है रेशम हमें, और उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऊन कैसे बनती है। देखो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो ऊन है वो हमें भेड़ बकरी से, यॉक, ऊंट, इन सब जानवरों से मिलती है। हमें जो ऊन मिलती है वो भेड़ बकरी, ऊंट, यॉक, इन जानवरों से मिलती है। अब हम हर इंसान क्या चाहेगा कि उन्हें जो भी चीज़ मिले वो अच्छी क्वालिटी की मिले। तो अच्छी क्वालिटी की होने के लिए हम ये चाहते हैं ना, जैसे घरों में गाय भैंस होती है हमारे, तो हम अच्छी क्वालिटी की गाय भैंस लेके आना चाहते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो आगे उनके जो हमें बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। तो इसी तरह से भेड़ बकरियों में है, भेड़ उसमें जो गाय भैंस की हम बात करते हैं उसमें दूध अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इसी तरह से जो भेड़ बकरी को पालते हैं वो लोग क्यों पालते, ताकि उससे जो हमें ऊन मिले वो अच्छी क्वालिटी से मिले। तो उसके लिए जो जनकों की जो चयन प्रक्रिया, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के जो भेड़ बकरी खरीदी जाती हैं, ताकि हमें उनके आगे जो बच्चे भी होंगे तो वो भी गुण, उनके जो विशेष गुण हैं, यानी कि जैसे किसी के अच्छे मोटे बाल होते हैं, किसी के पतले बाल होते हैं, किसी के मुलायम होते हैं, किसी के रफ होते हैं। तो अलग अलग टाइप की भेड़ें हैं, तो हमें तो अच्छे बालों वाली भेड़ें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या, उनकी जो चयन प्रक्रिया होती है, ताकि उनका जो आगे प्रजनन होगा वो उसी तरह से हो, उसी टाइप की भेड़ें बने आगे भी, या उसी टाइप की बकरी बने, या उसी टाइप के ऊँट हों। तो उनको इस टाइप का जो प्रजनन होता है उसे बोला जाता है वर्णात्मक प्रजनन, जिसके अंदर पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो आगे बच्चे में आ जाते हैं। इस टाइप के प्रजनन को वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। जो भेड़ पालन है वो होता है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, ये सारी जगह, और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की भी अगर हम वहाँ भी जाके देखते हैं तो हमें भेड़ें मिल जाती हैं कि वहाँ पे भेड़ों का पालन होता है, वहाँ का प्रजनन होता है। खाती क्या हैं भेड़ें? हमें पता है कि शाकाहारी होती हैं, और जो शाकाहारी हैं वो घास पत्तियाँ पसंद करती हैं, और साथ साथ जो उसको पालते हैं प्रॉपर, ताकि उनकी अच्छी, उनके जो ऊन है अच्छे बने, उनके बाल अच्छे, उनमें अच्छा जो भी प्रोटीन वगैरह है वो सब मिले। तो इसलिए वो दालें, मक्का, ज्वार, खली वगैरह ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उनका अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके। हम ये एक टेबल देखते हैं, भारतीय भेड़ों की कुछ नस्लें।
इधर नस्ल का नाम लिखा हुआ है, ऊन की गुणवत्ता की किस क्वालिटी की वो ऊन है और किस राज्य में पाई जाती है। हम देखते हैं जो सबसे अच्छी गुणवत्ता, सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन मिलती है वो राजस्थान और पंजाब में वो भेड़ें पाई जाती हैं और लोही नस्ल की होती हैं। उसके बाद जो भूरी ऊन है वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। रामपुर बुशायर नाम की जो नस्ल की भेड़ें हैं उनसे मिलती हैं। गलीचे के लिए जो अलग अलग चीज़ें जो भी बनाते हैं, कपड़े के लिए अलग होती हैं और गलीचों के लिए अलग टाइप की ऊन होगी। तो अलग अलग टाइप की ऊन अलग अलग भेड़ों की क्वालिटी से मिलती है। तो गलीचे के लिए जो ऊन होती है वो नली जो भेड़ की नस्लें हैं, ये नली नस्ल की जो भेड़ है उससे मिलती है। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। ऊनी शॉलों के लिए हम कहते हैं ना कि पश्मीना की शॉल है, जम्मू कश्मीर की शॉल है, तो वहाँ की आई हुई शॉलों को बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो जो कौन सी भेड़ों की ऊन होती है, ये बाखरवाल की। एक है गुजरात में पाई जाती हैं मोटी ऊन जो होती है, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें होती हैं वो, उनसे मोटी ऊन मिलती है। और पाटनवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो हौजरी के लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी गुजरात में मिलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा कि भेड़े की कुछ नस्लें हैं और वो कहाँ पे पाई जाती हैं और किस क्वालिटी की वो ऊन देती। अब हम बात करते हैं कि ऊन को वस्त्रों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो, सबसे पहले जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है भेड़ की ऊन उतारना, यानी कि जो भी भेड़ें होती हैं उनकी ऊन उतारी जाती है। अब हम ऊन उतारते हैं, क्या उसके लिए उसको मारना पड़ता है? नहीं। तो जो ऊन है, देखो जैसे हम अपने नाई के पास जाते हैं, हम अपने बाल उतरवाते हैं, तो हमें क्या दर्द होता है? नहीं, हमें दर्द भी नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से इससे भेड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होता। उनके बालों की एक पतली सी परत उतारी जाती है और वो दोबारा से वापस आ जाते हैं। दोबारा से उनके जो बाल हैं वो वापस से उग जाते हैं। तो भेड़ों की सबसे पहला प्रोसेस है, उनकी ऊन उतारी जाती है। तो इसको वो जो मशीन होती है उससे, शेवर से भी इसकी जो ऊपर की जो इनके जो बाल हैं वो उतारे जाते हैं। अब सेकंड क्या होगा, जो इसका सेकंड प्रोसेस है, देखो अब जो भेड़ें हैं इनके बालों में गंदगी भी होगी ना, उस गंदगी को भी तो साफ़ करना होगा। तो ये गंदगी को साफ़ करना, यानी कि जो मैल मिट्टी है और जो इसकी ग्रीस वगैरह है, उसके जो उतारने की जो प्रक्रिया है, उसको धोने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है अभिमार्जन। ठीक है, इसको मैनुअली भी किया जाता है, जैसे टंकियों में डाल के भी धो सकते हैं, या फिर मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे कि मशीनों के द्वारा, आजकल तो मशीनों के द्वारा होता है काम सारा। तो अभिमार्जन के लिए क्या होता है, टंकियों में उसको डाल लेंगे और उसको अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि उसकी जो मैल मिट्टी वगैरह है वो सारी की सारी निकल जाए। तो अभिमार्जन होने के बाद फिर किया जाता है उसका सॉर्टिंग। इंग्लिश में सॉर्टिंग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको छटाई। ये है छटाई की जाती है। पहले उनकी कटाई की, फिर अभिमार्जन किया, यानी साफ़ सुथरा बनाया उसको, फिर उसकी छटाई की। छटाई में क्या होता है, देखो अलग अलग टाइप की भेड़ें हैं तो उनके अलग अलग टाइप के बाल होंगे, किसी के मोटे बाल होंगे, कोई बाल पतले होंगे, कोई रेशमी होंगे, कोई रफ़ होंगे, या फिर कोई छोटा बाल होगा, कोई बड़ा बाल होगा। तो अलग अलग टाइप के बाल होंगे, अलग अलग क्वालिटी के बाल होंगे। तो उनकी क्या की जाती है, छटाई की जाती है। छोटे बालों को अलग कर दिया जाता है, लंबे बालों को अलग कर दिया जाता है, कर्ली को अलग कर दिया जाता है, स्ट्रेट को अलग कर दिया जाता है, रफ़ को अलग, और जो थोड़े सिल्की से बाल हैं उनको अलग, मुलायम बाल यानी उनको अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से उनकी छटाई कर दी जाती है। फिर बर की छटाई की जाती है। बर क्या होते हैं, जैसे हम कपड़े डालते हैं सर्दियों में, तो कई बार हमारे जो स्वेटर वगैरह है उस पर छोटे छोटे रोएं से आ जाते हैं, उन्हें बर कहा जाता है। फिर उनकी भी छटाई की जाती है। अब देखो, हमारे पास जो हमने भेड़ें देखी हैं, अलग अलग कलर्स की भेड़ें तो नहीं देखी ना, या वाइट कलर की मिलेगी, या ब्लैक कलर की मिलेगी, या ब्राउन मिलेगी। तो ये 3 टाइप की हमें भेड़ें मिल सकती हैं। तो लेकिन हमारे पास जो ऊन होती है वो तो कई कलर्स की होती हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस ऊन को अलग अलग कलर्स में उनकी रंगाई की जाती है, उनको डाई करवाया जाता है। जैसे हमें कोई कपड़ा है, मुझे अगर मान लो एक कलर का कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो हम वाइट कपड़ा लेते हैं और फिर उसको डाई करवा लेते हैं। तो यही काम यहाँ पे होता है। तो पहले उनकी जब सॉर्टिंग हो जाती है, अलग अलग छटाई हो जाती है,
तो उनको फिर रंगाई के लिए भेज देते हैं। रंगाई करने के बाद उनकी जब डाई हो जाती है, अलग अलग कलर्स में वो हो जाते हैं, तो फिर उनकी रीलिंग की जाती है। रीलिंग का मतलब है उसको एक ऊन के धागे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको जोड़ जोड़ के, जैसे ये तंतु थे, तंतु को जोड़ जोड़ के जो हमने उसकी वो धागा बनाया जाता है ना, उसको रीलिंग बोलते हैं। तो रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाती है, ऊन आ जाती है हमारे पास। एक सेकेंड, हमारे पास ऊन आ जाती है, इस तरह से हमें ऊन मिल जाती है। तो ये जो ऊन है, फिर इस ऊन से हमारी दादी नानी मम्मी क्या करते हैं, स्वेटर बुनते हैं हमारे लिए। तो वो क्या बन जाता है, यानी कि ये हमारे पास क्या थे, रेशे थे, रेशे से हमें वस्त्र मिल गए हैं। तो इस तरह से हमें ऊन से कपड़ा बनता है, ऊन से जो भी मटेरियल हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसिंग होती है। तो एक बार से दोबारा से देख लो क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले उनकी कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन होता है। अभिमार्जन मीन्स उसकी मैल वगैरह निकाली जाती है, उसको धोया जाता है। फिर अलग अलग टाइप के जो बाल हैं उनको अलग अलग रखा जाता है, छटाई करते हैं उनकी। फिर उनमें जो छोटे छोटे रोए होते हैं, बर होते हैं, उनकी छटाई की जाती है। फिर उसे रंगने के लिए भेज देते हैं और फिर जो आता है उसको रीलिंग यानी कि उसको धागे में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर धागे से हमारे पास क्या बन जाता है, ऊन में वो कन्वर्ट होके धागे से हम उसको वस्त्र में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये है इसका सारी प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं कि जो हमें ऊन मिली है, कौन सी क्वालिटी की जो ऊन है उसको बढ़िया ऊन माना जाता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एक थिन जो फाइबर होता है, जो थिन क्वालिटी की होती है, जो यानी पतली होती है ऊन, वो उसको अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो कर्ल वाली होती है, कर्ली जो फाइबर होती है, कर्ली ऊन जो है, उसे अच्छा माना जाता है। और एक शॉर्ट लेंथ जो होती है, जो छोटे बाल होते हैं, शॉर्ट लेंथ वाली जो ऊन है उसे अच्छा माना जाता है। तो ये जो 3 क्वालिटीज़ हैं, इस टाइप की जो ऊन है उसे अच्छी क्वालिटी की ऊन माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। जैसा कि हम ये तो सभी जानते ही हैं कि कपड़े बनाने के लिए यूज़ की जाती है ऊन। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि कारपेट बनाने में भी यूज़ की जाती है। एक फैब्रिक आता है जिसे बोला जाता है वूल फेल्ट। ये एक तरह का फैब्रिक होता है जो कि सिंथेटिक वूल से भी बन सकता है या सिंथेटिक फाइबर से भी से बन सकता है, साथ ही साथ वूल से भी बनता है, तो उसे हम वूल फेल्ट बोलते हैं। तो ये जो कपड़ा है ये साउंड प्रूफिंग का काम करता है, नॉइस को, आवाज़ को एब्जॉर्ब करता है। जहाँ पे जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हैवी मशीनरी चलती हैं ताकि ये जो नॉइस है उसको एब्जॉर्ब कर सके, नॉइस ज़्यादा आवाज़ ना हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी ली कि ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है ना, जब हम इसको सर्दियों में डालते हैं मॉइस्चर भी ऑब्जर्व करता है। एक ये लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है ये। एक ये क्या है, हम जल्दी जल्दी सर्दियों में कपड़े को ही ना धोते हैं, तो उसके लिए यानी कि ये डर्ट रेजिस्टेंस है, मैले जल्दी मैले नहीं होते, जल्दी फटते नहीं हैं, ज़्यादा टाइम तक हम यूज़ कर लेते हैं और इनको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, रिंकल फ्री होते हैं। और एक ये जो इसकी सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी है, एक तो ये है कि ये नॉइस प्रूफ है। ठीक है, साउंड प्रूफ हो जाता है ये, जैसे जिसका जो हमने बात की है कि वूल फेल्ट का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो ये साउंड प्रूफ कर देता है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा जो हमारे लिए जो अच्छी बात है वो क्या है कि हम इसे डालते तो ये हमें गर्म रखता है। सर्दियों में गर्म क्यों रखते हैं, ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा अपनी स्वेटर वगैरह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके अंदर जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो ट्रैप हो जाती है। और जो हवा है ये ऊष्मा की कुचालक होती है, पढ़ा है ना आपने, जो हवा है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऊष्मा की कुचालक होने की वजह से जो ऊष्मा है वो अंदर बाहर नहीं जा सकती, इसकी वजह से हमारी जो मतलब हमें ये जो कपड़े हैं वो हमें गर्म रख पाते हैं। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स ये जो हमारा चैप्टर है ये
फिनिश होता है, जिसका नाम था तंतु से वस्त्र तक। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भी मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं उसको और अच्छा बना सकूं या फिर और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं, आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। और एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सके। थैंक यू वेरी मच।